Hello students, welcome to this course of Philosophy of Science. In this course, we are going to study the philosophy of science and we will study that what is science actually and what are the scientific methods which scientists use to make great scientific discoveries. Okay, so beginning with the first thing, let's see what is science. सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस असल में किस चीज़ को कहते हैं. सो बेसिकली अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और साइंस तो आप सिंपली इसको आंसर देंगे कि लाइक फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं. ओके, सो दिस इज साइंस. ओके, ऑल राइट. बट डू यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड? आई मीन ओके, साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब साइंस है और आर्ट, म्यूज़िक, थियोलॉजी, हिस्ट्री साइंस नहीं है. लेकिन ऐसा क्यों? मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? लाइक इफ़ यू से दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूरो साइंस ये सब एक साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री और आर्ट, म्यूज़िक ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो जो मेन रीज़न है वो असल में ये है कि साइंस जिन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं वो असल में ख़ास मेथड को यूज़ करता है. उस ख़ास मेथड को यूज़ करने की वजह से वो साइंस कहलाता है. एक रीज़न ये भी कि साइंस के सब्जेक्ट जो हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया किस तरह से काम करती है और उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे जो वर्ल्ड है वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसको प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है, हमारा जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का फील्ड है वो यही कर रहा होता है. वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है, एक फिनोमेना को, और ये प्रेडिक्ट करता है कि आगे भी ये फिनोमेना किस तरह से चलेगा. ठीक है, और एक जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि जो जिस मेथड से ये सब्जेक्ट आगे बढ़ते हैं वो मेथड दोनों में अलग अलग है. साइंस के सब्जेक्ट्स का जो मेथड है वो अलग है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मैटर जो है वो जो इसका मेथड है वो बिल्कुल अलग है. साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करता है अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए. हाउएवर नॉट ऑल द साइंसेस आर एक्सपेरिमेंटल. Astronomers obviously cannot do experiments on the heavens but have to content themselves with careful observation instead. The same is true for many social sciences. So एक्सपेरिमेंट का साइंस ज़्यादातर यूज़ करता है अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. एक्सपेरिमेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होते हैं, हर वक्त आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी के केस में, ठीक है, तो अब एस्ट्रोनॉमी के केस में एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं अपनी लैब में कि वो लैब में जो है अपना एक मेटेओराइट का एक पार्टिकल ले आए या फिर जो है किसी प्लैनेट का पार्टिकल ले आए, उस पर स्टडी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते. बल्कि चीज़ों को सिर्फ केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह जैसे एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड है, ठीक है, या थ्योरी इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन में भी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक पास्ट का इवेंट बता रहा है. ठीक है, तो उस इन केसेस में भी हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को. तो ये भी एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, एक केयरफुल मतलब केयरफुल ऑब्ज़र्वेशन करना चीज़ों का. जब हम उन चीज़ों का ऑब्ज़र्वेशन करते हैं तो एक ख़ास पैटर्न इमर्ज होता है उनमें, उसके बेस पे भी थ्योरीज़ बनाई जाती हैं साइंस में. तो एक कोई क्लियर कट मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो है ये चीज़ हम करेंगे तो ये साइंस बनेगा या ये चीज़ करेंगे तो साइंस नहीं बनेगा. बेसिकली साइंटिफिक मेथड का जब हम यूज़ करेंगे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तो उसको एज अ साइंस कहा जा सकता है. Now let's see what is the origin of modern science. So in today's school university, science is taught in a largely historical way. Textbooks present the key ideas of a science discipline in as convenient as form as possible, with little mention of the lengthy and often torturous historical process which led to their discovery. So आजकल स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में साइंस जो पढ़ाई जाती है बेसिकली एक फैक्ट का प्रेजेंटेशन होता है. चीज़ मीन्स जो चीज़ें फैक्ट बन चुकी हैं ऑलरेडी उनको वो बस एक टेक्स्ट बुक में लिख देते हैं और उसको बच्चे को पढ़ा दिया जाता है. और वो चीज़ें किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई, किस तरह से इन्वेंशन हुई, साइंटिस्ट किस तरह से उस डिस्कवरी तक पहुँचे, इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता. क्योंकि कुछ हद तक स्कूल के लेवल पर ठीक भी है क्योंकि उस वक्त तक बच्चे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता है चीज़ें जानने में, कोई चीज़ कैसे आ रही है. ठीक है, सो उस लेवल के हिसाब से कि उनको बस सीधा फैक्ट्स रटा दिया जाता है साइंस के
और उसको रट के पास हो जाते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे बच्चों में डेवलप नहीं होता, क्योंकि साइंस भी जो पढ़ाई जा रही है हम लोग के स्कूल कॉलेज में, बस सिंपली इस तरह से पढ़ाई जा रही है कि लाइक दिस इज़ द लॉ एंड दिस इज़ गिवन बाय दिस साइंटिस्ट एंड दिस इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस लॉ एंड बस आपको इतना पढ़ना है बस, और आपको पढ़ के पास हो जाना है। तो साइंस वो असल में लॉ बना कैसे, उस लॉ के पीछे क्या कहानी है, इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं स्कूल में, टाइम लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से चीज़ें को जब इग्नोर किया जाता है तो वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता है हमारे बच्चों में। सो साइंस का स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मॉडर्न साइंस जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं 1500 से 1750 के 1750 AD के आसपास हुई। Like this period between 1500 and 1750 is called the scientific revolution. Of course, scientific investigations were pursued in ancient and medieval times too. The scientific revolution did not come from nowhere. In the earlier periods, the dominant worldview was Aristotelianism, named after the ancient Greek philosopher Aristotle, who put forward detailed theories in physics, biology, astronomy, and cosmology. But Aristotle's idea would seem very strange to a modern scientist, as would his method of inquiry. Pick just one example, he believed that all earthly bodies are composed of just four elements: earth, fire, air, and water. This view is obviously at odds with modern chemistry, that tells us. सो इट्स नॉट लाइक कि 1750 या 1500 से पहले साइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, साइंस पहले भी थी, लेकिन जो उसका मेथड था वो काफ़ी डिफरेंट था। और जो वर्ल्ड व्यू था, जैसे कि इसके पहले, इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के पहले जो वर्ल्ड व्यू जो प्रेवलेंट था वर्ल्ड में, वो ये था कि एरिस्टोटेलियनिज़म का वर्ल्ड व्यू था। वो मीन्स एरिस्टोटल ने कुछ चीज़ें अपनी फ़िलॉसफी में इंक्लूड करी थी, जैसे उसने सब्जेक्ट्स का जो डिवीज़न किया था कि ये फ़िज़िक्स है, ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे कि चीज़ों को सही तरह से पढ़ा जा सके, सही तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा सके, तो उस टाइम की जो साइंस थी वो मोस्टली ऑब्जर्वेशनल थी। तो एरिस्टोटल ने जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया उसने उसको एज अ साइंस प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जब मॉडर्न टाइम्स में नए टूल्स बने, ठीक है, या चीज़ों को जानने के और ज़रिए ईजाद हो गए, तो वो जो वर्ल्ड व्यू था वो टूटने लगा, जो पुराना वर्ल्ड व्यू था साइंस का, ठीक है। उसके बाद जो नए रिवॉल्यूशन हुए, जैसा कि जो जो स्टार्ट हुआ था कॉपरनिकस के रिवॉल्यूशन, जिसको कहा जाता है कॉपरनिशियन रिवॉल्यूशन। सो इन द 1542 निकोलस कॉपरनिकस पब्लिश्ड अ बुक अटैकिंग द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। सो व्हाट इज जियोसेंट्रिकल मॉडल ऑफ द यूनिवर्स? तो जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स उस यूनिवर्स, मतलब उस मॉडल को बोलते हैं जिसमें माना गया था कि अर्थ जो है वो पूरी यूनिवर्स का सेंटर है, जो कि प्लोटाइनस नाम के एक फ़िलासफ़र थे पहले। प्टोलमी प्टोलमी नाम के एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। तो इसी वर्ल्ड व्यू को माना जाता था काफ़ी सालों तक, कई सदियों तक इसको माना जाता था। फिर कोपरनिकस ने इस चीज़ को कहा कि नहीं, अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, बल्कि सेंटर जो है वो सन है। सो इन्होंने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया। सो ही प्रेजेंटेड अ हीलियोसेंट्रिक मॉडल। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो चर्च था, कैथलिक चर्च, वो ये बिलीव करता था कि जो टॉलमी ने जो वर्ल्ड व्यू दिया था कि अर्थ है वो सेंटर है यूनिवर्स का, वो वही सही है। और जो कोपरनिकस जो बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चर्च के स्क्रिप्चर्स से, मीन जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स हैं उनसे। ये जो कोपरनिकस का जो एक आइडिया है कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कोपरनिकस को काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कोपरनिकस का जो आइडिया था वही सही आइडिया था, आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से। सो कोपरनिकस इन्वेंशन डिड नॉट merely लेड टू अ बेटर एस्ट्रोनॉमी, it also led to the development of modern physics through the work of Kepler and Galileo Galilei. Kepler discovered that the planets do not move in a circular orbit around the sun, as Copernicus thought that, but rather in ellipses. So Kepler ने आगे चल के भी डिस्कवर किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्डर में मूव नहीं करते हैं, बल्कि एलिप्टिकल ऑर्डर में मूव करते हैं। हालांकि जो इसके पहले कोपरनिकस के उनका मानना था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं, लेकिन केपलर ने आगे चल के डिस्कवर किया जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्डर में मूव करते हैं। और ये क्यों करते हैं इसको आगे चल के न्यूटन बताएंगे कि ये एलिप्टिकल ऑर्डर में क्यों रिवॉल्व करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
And his second law and third law specify the speed at which the planet orbit the sun. So केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल एलिप्टिकल ऑर्डर में रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्डर में। और सेकेंड और थर्ड लॉ जो था वो उनकी स्पीड से रिलेटेड था। Taken together, Kepler's law provided a successful planetary theory, solving problem that had confounded astronomers for centuries. So Kepler की थ्योरी ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जो कि सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान करते आ रही थी। Galileo was a lifelong supporter of Copernicus and one of the early pioneers of the telescope. When he pointed at the telescope toward the heaven, he made a wealth of amazing discoveries: mountains on the moon, a vast array of stars, sunspots, Jupiter's moon, and more. All of these conflicted with Aristotelian cosmology and played a pivotal role in converting the scientific community to Copernicus. इसके बाद गैलीलियो जो थे वो एक सपोर्टर थे, कॉपरनिकस का जो व्यू था उसी के सपोर्टर थे। मींस अर्थ मींस सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। गैलीलियो के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, और टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करी, जैसा कि जो है कि सन स्पॉट्स होते हैं और जुपिटर का एक अपना मून है, ठीक है, और स्टार्स में कैसे पैटर्न बन जाते हैं, और मून के ऊपर जो है माउंटेन्स हैं। इन तमाम चीज़ों का इन्होंने डिस्कवरी करी थी गैलीलियो की। तो गैलीलियो एक बहुत ही बड़ा नाम है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। हाउएवर गैलीलियो का जो मेन फोकस था, जो उनका मेन इंटरेस्ट था, वो एस्ट्रोनॉमी नहीं थी बल्कि वो मैकेनिक्स थी। और इन्होंने एरिस्टोटल का व्यू को रिफ्यूट किया। एरिस्टोटल का व्यू ये था कि जो हैवियर बॉडीज़ अगर होगी वो जल्दी गिरेगी नीचे लाइटर बॉडीज़ से। मीन्स अगर 2 बॉडीज़ हैं मेरे पास, एक फॉर एग्जांपल 10 kg की बॉल है और एक जो है 100 ग्राम की बॉल है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 10 kg की बॉल जो है वो जल्दी गिरेगी और 100 kg की बॉल जो है इसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा अर्थ मतलब नीचे की तरफ, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। गैलीलियो सेड दैट कि अर्थ की तरफ जितनी भी बॉडीज़ गिरती हैं वो सब सेम रेट से गिरती हैं, चाहे उसका वेट कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ सुनने में तो बड़ी अजीब सी लग रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारी चीज़ जल्दी करनी चाहिए और हल्की चीज़ है वो देर में करनी चाहिए, और होता भी ऐसा ही है। सो गैलीलियो ने कहा कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ में मतलब एक एयर रेजिस्टेंस आ जाता है। जब कोई चीज़ ज़मीन पे गिरती है तो एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से भारी चीज़ जो होती है वो जल्दी गिरती है और हल्की चीज़ जो होती है वो धीरे से गिरती है। लेकिन अगर वैक्यूम हो, मींस एयर रेजिस्टेंस ना हो और बीच में वैक्यूम हो, तो दोनों चीज़ें जो है वो सेम टाइम ही गिरेगी, जिसको बोला जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्री फॉल। So this was known as the Galileo's law of free fall. Galileo provided persuasive thought, not conclusive evidence, for this law, which formed the centerpiece of his mechanics. तो गैलीलियो ने ये बात बोली थी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे करेंगे। हालांकि गैलीलियो ने इसका कोई एविडेंस नहीं दिया था। ये आगे चल के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को जब एक्सपेरिमेंट किया तो गैलीलियो की थ्योरी थी वो सही साबित हुई। Galileo is generally regarded as the first modern physicist. He was the first to show that the language of maths could be used to describe the behavior of material objects such as falling of bodies and projectiles. आज के साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं कि मीन्स लैंग्वेज का जो है मैथ्स का ही हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली साइंटिस्ट जो होते हैं वो मैथ्स का यूज़ करते हैं अपनी थ्योरीज़ को लिखने के लिए, इक्वेशंस में उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे चीज़ ऑब्वियस नहीं थी। सो गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ दिस, ठीक, या फर्स्ट नहीं तो एक बहुत ही रेयर पर्सन थे जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया कि उन्होंने अपनी थ्योरीज़ वगैरह को मैथ्स के फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट का यूज़ भी जो है वो आज के टाइम पे तो बहुत कॉमन है साइंटिस्ट के लिए, लेकिन उस टाइम पे गैलीलियो ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी। सो गैलीलियो के बाद एक नए तरह का साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया पूरी साइंस के वर्ल्ड में, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है रेने डेकार्टे का। सो रेने डेकार्ट वॉज बॉर्न इन 1596 and he developed a radical new mechanic philosophy according to which the physical world consists of inert particles of matter interacting and colliding with one another. The laws governing the motion of these particles or corpuscles held the key to understanding the structure of the universe, Descartes believed. The mechanical philosophy promised to explain all the observable phenomena,
in terms of motion of these corpuscles and quickly became the dominant scientific vision of the late 17th century. To some extent, it is still with us today. सो डिकार्ड जो थे, जो कि मॉडर्न साइंटिस्ट के फाउंडर माने जाते हैं, सो उन्होंने एक वर्ड व्यू दिया था कि मैकेनिकल फ़िलासफ़ी का मीन्स कि हम जितनी भी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर चीज़ को हम एक मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, राइट। एंड ही टोल्ड अस कि जो वर्ल्ड है वो कंसिस्ट करता है इनर्ट पार्टिकल और मैटर, मीन्स उसमें इनर्ट पार्टिकल्स हैं और मैटर हैं जो कि आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिनको कॉपर्सिकल्स बोलते हैं इस मोशन को, ठीक है। इसकी हेल्प के थ्रू हम जितना भी ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं उनको हम समझ सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने एक मैकेनिकल वर्ड व्यू दिया। उसके बाद वक्त आता है इसैक न्यूटन का। सो न्यूटन वॉज बॉर्न इन 1643, whose masterpiece Mathematical Principle of Natural Philosophy was published in 1687. So Newton agreed that the mechanical philosopher that the universe consists simply of particles in motion and sought to improve on Descartes theory. So न्यूटन भी इस बात को एग्री करते थे कि जो है जो वर्ल्ड है, जो हमारे यूनिवर्स है, वो सिंपली जो है वो मैकेनिकल पार्टिकल से भरा हुआ है जो कि मोशन में है और उनको हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने डेकार्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाया और इसको और इम्प्रूव किया। सो द रिजल्ट वॉज अ डायनामिकल एंड मैकेनिकल थ्योरी ऑफ ग्रेट पावर बेस्ड अराउंड न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोटिवेशन एंड हिज फेमस प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सो न्यूटन के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने 3 फेमस लॉ दिए थे अपने, लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बात उन्होंने की थी। सो न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, मीन्स क्योंकि इन्होंने एक ऐसे टाइम पे इन चीज़ों का इन्वेंशन किया जब साइंस की जो है फाउंडेशन रखी जा रही थी। सो न्यूटन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो न्यूटन ने ग्रेविटेशन की बात की, इसी तरह से इन्होंने एक मैथमेटिकल टेक्निक इन्वेंट की जिसको हम कैलकुलस से जानते हैं, कैलकुलस, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है सॉल्व करने में। सो न्यूटन वॉज एबल टू शो दैट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्री फॉल बोथ विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशंस वर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने इस बात को भी साबित किया कि जो गैलीलियोस का जो लॉ था फ्री विल का और केपलर का जो लॉ था प्लैनेटरी मोशन का, वो जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हैं। अगर न्यूटन के लॉस को माना जा रहा है तो जो गैलीलियो का जो लॉ है और केपलर का जो लॉ है वो दोनों ठीक बैठते हैं। सो न्यूटन के लॉ से जो है एक बहुत बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता था, मीन्स इन 3 सिंपल लॉज से यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये, क्योंकि एक अच्छी थ्योरी वही होती है जो अपने से कई फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सके। मीन्स एक थ्योरी के थ्रू अगर कई फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी थ्योरी माना जाता है। Newtonian physics provided the framework for the science for the next 200 years, quickly replacing Cartesian physics. Scientific confidence grew rapidly in this period due largely to the success of Newton's theory, which was widely believed to have revealed the true working of nature and be capable of explaining everything in principle at least. सो न्यूटन की जो बादशाहत थी वो करीब 200 साल तक के रही साइंस के ऊपर। इस वर्ल्ड व्यू को बहुत ज़्यादा अपनाया गया कि जो न्यूटन ने जो एक अपनी जो थ्योरी दी थी इस मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू की। सो द 18th and 19th century both saw notable scientific advances, particularly in chemistry, optics, thermodynamics, and electromagnetism. For most part, these developments were regarded as falling with a broadly Newtonian conception of universe. Scientists accepted Newton's conception as essentially correct. What remained to be done was to fill in the details. So न्यूटन का जो कंसेप्ट है वो एसेंशियल करेक्ट है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था, लेकिन उसमें बहुत सारे जो बीच बीच में गैप्स हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है। सो कॉन्फिडेंस इन द न्यूटोनियन पिक्चर वॉज शैटर्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो वर्ल्ड व्यू था मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू का, वो टूटना शुरू होता है। कब टूटना शुरू होता है? थैंक्स टू द 2 रिवॉल्यूशनरी न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स, रिलेटिवली थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जब अराइवल होता है एक नए साइंस कह सकते हैं, साइंस के एक नए फाउंडर का, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो इन्होंने जो थ्योरी दी रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी, इससे वो जो वर्ल्ड न्यूटन ने बनाया था उसका टूटना शुरू हो गया। दैट वर्ल्ड बिकेम टू
destroy after this arrival of this great scientist. सो इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें इन्होंने शो किया कि जो न्यूटन के जो लॉज है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं. Einstein showed that Newtonian mechanics does not give the right result when applied to very massive objects or objects moving at very low velocities. Quantum mechanics conversely show that the Newtonian theory does not work when applied on a very small scale to subatomic particles. Both relativity theory and quantum mechanics, especially the latter, are strange and radical theories, making claims about the nature of reality which conflict with common sense and which many people find hard to accept or even understand. Their emergence caused considerable conceptual upheaval in physics which continues to this day. सो आइंस्टाइन ने चीज़ शो करी थी कि रिलेटिविटी थ्योरी के ऊपर जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठते. इसी तरह से अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, जैसे मासिव है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, तो उसमें भी जो न्यूटन के कॉन्सेप्ट हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स तो एक ऐसी फील्ड थी जो कि वो जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था शुरू में, और शुरू में क्या अभी भी इसको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. और इसके बहुत सारे क्लेम्स ऐसे हैं जिसको साइंटिस्ट जो है वो अभी भी समझ नहीं पाते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये चीज़ कैसे हो रही है. तो ये चीज़ उनके भी समझ नहीं आती अभी भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्वांटम मैकेनिक्स की. सो जो कुछ भी हो, आइंस्टाइन ने इस चीज़ को तो प्रूव कर दिया था कि जो न्यूटन का जो वर्ल्ड व्यू है वो भी अल्टीमेट नहीं है, वो भी उससे भी डिफरेंट एक वर्ल्ड व्यू हो सकता है. सो अब आगे क्या होता है, उसके बाद जब ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है तो अब जो जो एक तरह से साइंस का जो तमाम चीज़ें हैं, मीन जो फोकस है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे आ गया है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आ गया. हम लोग बात करते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, या टाइम है तो क्या है, टाइम का रियल नेचर क्या है, किस तरह से टाइम रिलेटिव है, या टाइम जो है स्टैटिक है. जैसे न्यूटन के अकॉर्डिंग तो टाइम स्टैटिक ही था, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि टाइम स्टैटिक नहीं है. और फिर अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है पार्टिकल है जो है वो क्वांटम लेवल पे किस तरह से बिहेव करता है. जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या फिर वेव है, जैसे लाइट के बारे में पहले ये एक वो था ना कन्फ्यूजन कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है, तो किसी ने कहा कि नहीं दोनों हैं. तो क्या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या ये भी इसी तरह से हैं, क्या ये भी लाइट और वेव हैं. तो इन चीज़ों में अब जो है साइंस की ज़्यादातर बात होती है. खैर ये तो साइंस की बहुत बात हो गई. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ साइंस. ये तो साइंस पढ़ लिया, लेकिन अब फिलॉसफी क्या है साइंस की, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. So this was all for today's lecture. Thank you. Have a great day.